एक ऐसा अपराधी जिसे एनकाउंटर में 7 गोलियां लगती हैं, पुलिस को लगता है कि वो मर गया और पूरे रास्ते जब तक अस्पताल नहीं पहुंचता वो मरे होने का नाटक करता है। और जब वो अस्पताल में पहुंच जाता है, डॉक्टर उसके पास आते हैं तो अचानक से आंखें खोल देता है, वो जिंदा रहता है। एक ऐसा अपराधी जो पहले पुलिस को चकमा देता है, वहां से फरार होता है, उसके बाद मुंबई पुलिस को अपनी ही टिप देकर के गिरफ्तारी करवाता है। उसके बाद उसका ट्रांसफर दिल्ली होता है और दिल्ली से उसका ट्रांसफर होता है उत्तर प्रदेश की झांसी जेल में, और झांसी जेल से उसका ट्रांसफर होता है बागपत की एक जेल में। रात को वो बागपत की जेल आता है और सुबह 9 बजे हाथ मुंह धुलते हुए उसकी 7 गोलियां मार करके हत्या कर दी जाती है। एक ऐसा अपराधी जिसने अपना नाम खुद रखा था, एक ऐसा अपराधी जो नेताओं जैसा दिखने के लिए सफेद कपड़े पहना करता था। उस अपराधी का नाम था प्रेम प्रकाश उर्फ मुन्ना बजरंगी। आज कहानी मुन्ना बजरंगी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और यह है जुर्म @8 PM मेरे यानी अनुराग मिश्रा के साथ। हम इस कार्यक्रम में आपको देश और दुनिया भर के अपराध से जुड़ी हुई कहानियां बताते हैं। और आज मुन्ना बजरंगी की कहानी इसलिए क्योंकि पिछली कहानी हमने सुनाई थी कृष्णानंद राय की, और उनका वो कृष्णानंद राय का हत्यारा था मुन्ना बजरंगी, जो मुख्तार अंसारी का सबसे खास शूटर हुआ करता था। एक समय पर एक शहर का एक गरीब परिवार का लड़का जिसका पिता चाहता था कि वो नौकरी कर ले, कोई सरकारी नौकरी कर ले पढ़ाई लिखाई करके, लेकिन माफियागिरी का, भाईगिरी का ऐसा भूत सवार हुआ कि पहली बार वो जब उसकी 17 साल उम्र हुआ करती थी तब उसने 250 रुपए का एक कट्टा खरीदा। और उसके बाद अपने उसके चाचा को किसी गांव के ही आदमी ने गाली दे दी और उसका बदला लेने के लिए उसने पहली बार उस 250 के कट्टे से कत्ल किया, गोली मार दी बिना कुछ पूछे और कुछ किए, और उसके बाद वो फरार हो गया। और उसके बाद मुन्ना बजरंगी आतंक की, अपराध की दुनिया का पर्याय बन गया। सन 98 में ही उसका एनकाउंटर किया जाता है दिल्ली पुलिस के द्वारा, और कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं था तब मुन्ना बजरंगी। उसका एनकाउंटर होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा और उसको 7 गोलियां लगती हैं। उसके साथ उसका साथी भी होता है, उसको 4 गोलियां लगती हैं। पुलिस समझती है कि मुन्ना बजरंगी मर गया। पुलिस उनको लेकर के गाड़ी में डाल करके अस्पताल लेके आती है, सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया अस्पताल। और उसके बाद उसका जब इलाज करने के लिए फाइनल की एकदम कंफर्म कर लिया जाए डॉक्टर्स के द्वारा कि उसकी मौत हो चुकी है, जब डॉक्टर्स के पास जाता है और उसे लगता है अब वो सेफ है, तब वो अपनी आंख खोल देता है और डॉक्टर्स चौंक जाते हैं। आनंद फानंद में उसका ऑपरेशन होता है, उसे जिंदा बचाया जाता है। उसके बाद मुन्ना बजरंगी जेल में रहता है, 2002 में बेल पर छूटता है। और उसके बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह किया, जिसकी वजह से वो हिट लिस्ट पे आ गया और लगातार उसे फरारी काटनी पड़ी। वो था 29 नवंबर 2005 को किया गया कृष्णानंद राय का हत्याकांड, जिसकी कहानी हमने पिछले एपिसोड में आपको सुनाई थी। मुख्तार अंसारी के कहने पर मुख्तार और कृष्णानंद के बीच में पॉलिटिकल लड़ाई थी, ठेके की लड़ाई थी, रेलवे के ठेके। इन तमाम लड़ाइयों का नतीजा ये रहा कि मुन्ना बजरंगी ने AK-47 का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 50 से 60 गोलियां कृष्णानंद राय के बदन में झोंक दी, और जिसके बाद वो पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। उसके बाद बहुत चीजें हुई, बहुत सारे अपराध, कुख्यात बन गया, मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आया। फिर उसने अपने आप को मोल्ड करना शुरू किया और बदलना शुरू किया कि वो राजनीति में आना चाहता है। 29 अक्टूबर 2009 वो तारीख थी जब उसने तय किया कि अब सिस्टमैटिक ढंग से मुझे राजनीति में घुसना है, जिससे बाकी अपराधी घुसते हैं कि वो पहले जेल जाते हैं, एनकाउंटर से बचते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने मामले सुलटवाते हैं और फिर बेल पर बाहर आते हैं और खादी पहन करके अपना काम करने लगते हैं, नेता बन जाते हैं। ऐसे उदाहरण हिंदुस्तान की राजनीति में तमाम उपलब्ध थे। 29 अक्टूबर 2009 को वो खुद ही, ऐसा कहा जाता है कि उसने मुंबई पुलिस को टिप दी। चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस को अगर वो टिप देता या उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथों लगता तो उसका एनकाउंटर हो जाना तय था। इतने मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज थे, मुंबई पुलिस के पास उसका कोई खास मामला नहीं था, इसलिए उसने मुंबई पुलिस को टिप दी और खुद को गिरफ्तार करवाया। और मुंबई पुलिस से दिल्ली पुलिस आया, दिल्ली पुलिस के पास भी कुछ मामले थे उसके, लेकिन ज्यादातर मामले उत्तर प्रदेश थे और गंभीर अपराध उसके उत्तर प्रदेश में थे। इसलिए उसको 2018 में 8 जुलाई 2018 को उसको जेल में लाया गया। फिर 29 अक्टूबर 2009 वो तारीख रही जब उसने मुंबई पुलिस को अपनी टिप दी। उसे पता था अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो उसका एनकाउंटर किया जाना है, उन तमाम चीजों से बचने के लिए। और चूंकि वो राजनीति में आने का मन बना चुका था, सारे अपराधियों का आखिरी रास्ता राजनीति होती है, आखिरी परिणति राजनीति होती है। उसके पास तमाम उदाहरण थे, उसका आका मुख्तार अंसारी खुद उसके सामने बहुत बड़ा उदाहरण बनकर बैठा था। सो उसने सोचा
अब राजनीति का सहारा लिया जाए, सफेद कपड़े का सहारा लिया जाए, खादी का सहारा लिया जाए। तो उसने योजना बनाई कि मुंबई पुलिस को उसने टिप दी, अपनी ही टिप दिलवाई और उसके बाद खुद गिरफ्तार करवाया। फिर मुंबई पुलिस के पास खास मामले नहीं थे, फिर उसको शिफ्ट किया गया दिल्ली की जेल में। दिल्ली में भी कुछ ही मामले थे, लेकिन जो गंभीर अपराध उसके थे वो उत्तर प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर चल रहे थे। फिर उसे 2009 में ही उत्तर प्रदेश ट्रांसफर कर दिया गया, संभवतः 2009 में ही उसे उत्तर प्रदेश की झांसी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। यहां समय समय पर उसके ऊपर अलग अलग मुकदमे चलते, जिन्हें वो कभी गवाह पलटवा देता, कभी गवाह बयान नहीं देते, तमाम चीजें वो सबूत नहीं होते। धीरे धीरे वो अपने खिलाफ अपराध के मामले कम करता जा रहा था। इसी दौरान बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक थे बड़ौद से, लोकेश दीक्षित, उन्होंने पुलिस के खिलाफ पुलिस में शिकायत करी मुन्ना बजरंगी के खिलाफ कि जान से मारने की धमकी और फिरौती रंगदारी की धमकी आई है मुझे मुन्ना बजरंगी की तरफ से। झांसी की जेल में बंद था, मामला बड़ौद था, बागपत जेल में आता था, बागपत के ज्यूरिसडिक्शन में आता था। तो उसे बागपत लाया गया कि लाया जाना हुआ कि उसे अब यहां सुनवाई के लिए लाया जाएगा। 8 जुलाई वो तारीख थी जब उसे यहां पर लेके आया जाना था। 8 जुलाई की शाम को उसे बागपत की जेल में लाया जाता है। 9 जुलाई की सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास, जब सारे कैदी हाथ मुंह धुल रहे थे, उसी तरह मुन्ना बजरंगी भी अपने 2-1 गुर्गों के साथ में हाथ धुल रहा था। और इसी दौरान सुनील राठी, जिसके साथ मुन्ना बजरंगी की बहुत पुरानी दुश्मनी थी कहा जाता है, वो आता है, पिस्टल लेकर के आता है और उसे 7 गोलियां उसके बदन में उतार देता है। और मुन्ना बजरंगी की जब तक हत्या नहीं हो जाती है, जब तक वो मर नहीं जाता, उसके पास ये उदाहरण पहले से मौजूद था कि पहले भी दिल्ली पुलिस 7 गोली मार चुकी थी और नहीं मरा था, इसलिए वो कंफर्म करता है कि उसकी मौत हो गई। उसके बाद हवा में खुशी में 3 फायर और करता है, लाश के आसपास नाचता है सुनील राठी, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। उसके बाद वो नहाता है, फिर कपड़े बदलता है और तमाम चीजें घटनाएं, खुशी जाहिर करता है कि मैंने मार दी। फिर उसके बाद उसे गिरफ्तार किया जाता है, जेलर को सस्पेंड किया जाता है और जो ड्यूटी इंचार्ज थे उन सभी को वहां पर सस्पेंड किया जाता है और तमाम कार्यवाहियां होती है और ढूंढने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये हत्या क्यों हुई। उसकी पत्नी सीमा सिंह, जो मुन्ना बजरंगी की पत्नी थी, उन्होंने आरोप लगाया था धनंजय सिंह के ऊपर। धनंजय सिंह कौन है? धनंजय सिंह जौनपुर के पूर्व सांसद रह चुके हैं अपना दल की सीट पर। दरअसल अपना दल के साथ इनका कनेक्शन क्या था कि मुन्ना बजरंगी जब राजनीति में आना चाहता था तो अपना दल के टिकट पर वो 2012 में चुनाव लड़ा था, मड़ियाडू सीट से, मड़ियाहू सीट से, उस सीट से चुनाव लड़ा था और 35,000 वोट पाए थे, जमानत जब्त हुई थी और हार गया था। उसके बाद 2017 में अपना दल के ही टिकट पे अपनी बीवी सीमा सिंह को उसने वहां पर चुनाव लड़वाया और 21,000 वोट पा करके हार गई। और उसके बाद जब वो जेल में आ चुका था और 9 तक उसको जब तक वो जेल में रहा और इधर 16-17 के दौरान उसे यह एहसास हो गया था कि अब मैं राजनीति में अपना कद्दावरी बढ़ा सकता हूं। सीमा सिंह भी प्रोजेक्ट की जा रही थी धीरे धीरे मुन्ना बजरंगी की तरफ से कि वो राजनीति में आएंगी। और फिर धनंजय सिंह को भी वहां से चुनाव लड़ना था, वो भी बाहुबली है। फिलहाल वो अजीत सिंह, ब्लॉक प्रमुख की हत्या के मामले में फरार हैं। तो उनके ऊपर सीमा सिंह ने शक जताया था कि उन्होंने हत्या करवाई, हालांकि इसको लेकर के कोई मामला नहीं दर्ज हुआ है, कुछ खास नहीं था। अब मुन्ना बजरंगी के बारे में एक चीज हो जाती है, हत्या की कहानी हो गई, उसने अपना हत्या करवाई, हत्या उसकी हुई सुनील राठी के द्वारा। एक चीज आती है कि वो जौनपुर की सीट से क्यों लड़ना चाहता था और उत्तर प्रदेश की ही किसी सीट से जौनपुर से क्यों लड़ना चाहता था, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं तो इस एंगल की ही बात की जानी जरूरी है। जौनपुर में राजपूत वोटों पर उसकी नजर थी और वो खुद भी राजपूत था। उसे अंदाजा था कि माफिया के नाम पे, रौले के नाम पे, दबदबे के नाम पे और राजपूतों के नाम पे उसे कम से कम राजपूत वोटों का ध्रुवीकरण कर सकेगा। उसकी ये अपनी जो कपोल कल्पना होती है और हर जगह पे जाति के नाम पर वोट पड़ते हैं, जिसका उसे पूरी तरह से अंदाजा था। तो इसलिए उसने जौनपुर की सीट से चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी हत्या हो गई और उसकी कहानी समाप्त हो गई। आपको कैसी लगी ये कहानी? और इससे जिस तरह से लिंक जुड़ते जाएंगे और हम ढूंढते जाएंगे, जो भी लिंक से जुड़ते हुए लोग होंगे उनकी कहानियां हम आपको हर रविवार को सुनाते रहेंगे। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और किसकी कहानी आप सुनना चाहते हैं, और अगर पसंद आती हो तो इसको साझा करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरा और लाइटिंग का सारा कार्यक्रम पीयूष भैया ने किया है। शुक्रिया।